नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष। आज के वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन बी वन के बारे में। बी वन जो है उसे कहते हैं थियामिन। पिछले वीडियो में मैंने आपको विटामिन क्या होते हैं, उनका हमारे शरीर में क्या महत्वपूर्ण रोल है और कितने प्रकार के विटामिन होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। विटामिन ए के बारे में हमने अलग से एक वीडियो बना रखा है। आपने अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो स्क्रीन पे यही आई बटन होगा, वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में विटामिन बी वन के बारे में बात करेंगे। विटामिन बी वन जो है, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, उन्हीं में से एक विटामिन है। अब विटामिन बी वन यानी कि थियामिन के फंक्शंस के बारे में बात करें, यानी कि हमारे शरीर में क्या काम करता है उसकी अगर हम बात करें, तो विटामिन बी वन थियामिन जो है वह हमारे जो ब्रेन है उसमें एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है। ब्रेन के जो सेल्स होते हैं उनको जो ग्लूकोज में से एनर्जी बनाने का जो काम होता है उसमें विटामिन बी वन का महत्वपूर्ण रोल रहता है। साथ ही में क्या होता है, हमारा ब्रेन के जो सेल्स होते हैं जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं, एक न्यूरॉन दूसरे कई न्यूरॉन्स के साथ कई तंतु जैसे स्ट्रक्चरों से जुड़ा हुआ होता है। जिस प्रकार से हमारे घर में इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स जो है वह तार से जुड़े हुए होते हैं, उसी प्रकार से ये जो न्यूरॉन्स है वह एक दूसरे के साथ तंतुओं से जुड़े हुए होते हैं। जिस प्रकार ये जो हमारे घर के इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स तार से जुड़े हुए हैं, उन तार में कॉपर का तार होता है, उसके ऊपर जो रबर या प्लास्टिक का जिस प्रकार से इंसुलेशन होता है, उसी प्रकार से ये जो न्यूरॉन्स जिन तंतुओं से जुड़े हुए होते हैं उन तंतुओं पे भी इंसुलेशन हुआ हुआ होता है। यह इंसुलेशन जो है वह एक माइलिन नाम का जो पदार्थ होता है उससे किया गया होता है। तो ये माइलिन बनने का जो कार्य है उसमें भी थियामिन का महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो इस प्रकार से हमारा जो ब्रेन है उसमें कई न्यूरॉन्स हैं, जो न्यूरॉन्स अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए थियामिन का यूज करते हैं। साथ ही में ये जो माइलिन जो पदार्थ मैंने आपको बताया कि इंसुलेशन का कार्य करता है, दो न्यूरॉन्स को जोड़ने वाले जो तंतु होते हैं उसके ऊपर, उनको बनाने के लिए भी थियामिन का महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो जब कभी थियामिन की अगर शरीर में कमी होती है तो ब्रेन के ये जो महत्वपूर्ण कार्य है उनमें बाधा उत्पन्न होती है, जिसके बारे में हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे। इसी प्रकार से शरीर में कई और जगह पर भी थियामिन जो है हमारे शरीर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें भूमिका निभाता है। जब कभी हम विटामिन बी युक्त खाना खाते हैं, यह खाना हमारे आंतों से होकर गुजरता है, तब आंतों में से यह विटामिन बी वन जो है सोख लिया जाता है और हमारे ब्लड में बढ़ना शुरू होता है। इस प्रकार से विटामिन बी वन जो है हमारे शरीर में टिश्यू के लिए अवेलेबल होता है। और जब कभी इसकी मात्रा एक्सेस होती है, ज्यादा मात्रा इसकी अवेलेबल हो जाती है ब्लड में, तो यूरिन के द्वारा इसको निकाल दिया जाता है। विटामिन बी वन हमारे शरीर को कहां कहां से प्राप्त हो सकता है? सबसे पहली बात, विटामिन बी वन जो है हमारे शरीर में बनाया नहीं जाता, यानी कि इसका सिंथेसिस हमारे शरीर में नहीं होता, इसलिए इसको हमें शरीर के बाहर से खुराक के माध्यम से लेना होता है। हमारा जो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज है खाने के, कुछ फल है, सब्जियां हैं, इनमें विटामिन बी वन की अच्छी खासी मात्रा होती है और उसके द्वारा हमारे खाने में और खाने के द्वारा हमारे शरीर को प्राप्त होता है। कुछ जो फूड्स होते हैं जिनमें बाहर से यह विटामिन ऐड किए जाते हैं, जैसे कि कुछ सीरियल्स मार्केट में मिलते हैं, कुछ जो दलिया वगैरह होता है, कुछ बच्चों के खाने की जो प्रोडक्ट्स होती है उनमें बाहर से विटामिन बी वन ऐड किया गया होता है और उसके द्वारा हमारे शरीर को मिलती है। तो इस प्रकार से ये आर्टिफिशियल तरीके से उसको ऐड किया गया है हमारे खाने में। और कुछ नेचुरल रिसोर्सेज है जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इसी प्रकार से कुछ मेडिसिन भी अवेलेबल होती है जो विटामिन बी वन की सप्लीमेंट्स के तौर पे दिए जाते हैं। जब कभी विटामिन बी वन की कमी पाई जाती है किसी व्यक्ति में, तो ट्रीटमेंट के दौरान यह विटामिन बी वन दवाइयों के रूप में दिया जाता है। तो शरीर में तीन प्रकार से लिया जा सकता है। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिनमें पहले से ही कुदरती तरीके से विटामिन बी वन अवेलेबल होता है। कुछ खुराक में हम आर्टिफिशियल तरीके से विटामिन बी वन को ऐड किया जाता है और कुछ दवाइयां बनाई जाती है जो विटामिन बी वन की खामी होने के वक्त हमें ट्रीटमेंट के तौर पे दी जाती है। अब हम बात करेंगे विटामिन बी वन के सोर्सेज के बारे में, यानी कि विटामिन बी वन जो है हमारे शरीर में कहां कहां से प्राप्त हम कर सकते हैं। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण होते हैं ब्राउन राइस। राइस जनरली दो प्रकार के होते हैं, व्हाइट राइस और ब्राउन राइस। दोनों वैसे एक ही है। जब कभी चावल जो हम खेत में से लेके आते हैं उसके ऊपर का एक हार्ड लेयर होता है, उसको निकाल दिया जाता है जो कवच जैसा होता है। उसके बाद का जो चावल होता है वह होता है ब्राउन राइस। उसके ऊपर ब्राउन करके एक लेयर होता है ब्राउन रंग का। वह जो कवच है, वह जो ब्राउन रंग का जो ब्राउन जिसको हम कहते हैं, वो जो लेयर है उसमें विटामिन बी वन की मात्रा काफी पाई जाती है। उसको पॉलिश कर देने के बाद वही चावल व्हाइट राइस बन जाता है। तो हम जनरली ब्राउन राइस की बजाय आजकल व्हाइट चावल खाने में ज्यादा यूज करते हैं जिसमें विटामिन बी वन की मात्रा कम होती है। पर अगर ब्राउन राइस ज्यादा खाने में यूज करेंगे तो आपको विटामिन बी वन की मात्रा ज्यादा मिल सकती है। इसी प्रकार से जो धान जो हमारे होते हैं, जो अनाज जो होते हैं, उसका ऊपर का लेयर अगर निकाल दिया जाए या फिर जब उनको पीस दिया जाता है तो हीट की वजह से भी और वो कवच जो है वो रिमूव हो जाने की वजह से विटामिन बी वन की मात्रा कम हो जाती है। पर अगर हम ये जो धान है, अनाज है, उनको सीधे ही अगर डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं तो उसमें विटामिन बी वन की मात्रा
ज्यादा हमें शरीर को मिल सकती है। इसी प्रकार से कुछ लेग्यूम्स होते हैं, लेग्यूम्स का मतलब होता है तरह तरह की फलियां। ये जो फलियां होती हैं उनमें भी ज्यादा मात्रा में विटामिन B1 की मात्रा होती है, तो वो भी हम इस प्रकार से हमारे शरीर को प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा फिश होती है, दूध है, अंडे हैं, इनमें से भी विटामिन B1 हमें मिलता है। तरह तरह की जो हरी सब्जियां होती हैं उनमें भी विटामिन B1 की मात्रा मिलती है। पालक, ब्रोकली, मेथी, इन सब में भी इस प्रकार से विटामिन B1 हमें मिल सकता है। तो विटामिन B1 के सोर्सेज में महत्वपूर्ण समझने वाली बात जो थी मैंने आपको बताया, ब्राउन राइस और जो धान के जो अनाज जो होते हैं वो पूरे के पूरे अगर अपन कंज्यूम करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में B1 की मिल सकती है। साथ ही में क्या है कि विटामिन B1 जो है वह वाटर सोल्यूबल है। इस वजह से अगर हम सब्जियां, फल या फिर ये जो चावल है इनको अगर ज्यादा मात्रा में अगर धोते हैं ज्यादा देर तक, तो उसमें ऊपर रहा हुआ जो ये विटामिन B1 है वह वाटर सोल्यूबल होने की वजह से वह पानी में निकल के बह के चला जाता है। इस वजह से उस खाने में विटामिन B1 की मात्रा कम हो जाती है। तो हम जब कभी चावल को इनको धोते हैं तो जो बहुत ज्यादा नहीं धोने चाहिए ताकि विटामिन B1 की मात्रा उसमें बनी रहे। अब हम बात करेंगे विटामिन B1 की मात्रा जो है रोज हमें खाने में से कितने लेनी चाहिए, यानी कि इसकी रिक्वायरमेंट कितनी रहती है डेली। अब विटामिन B1 की डेली रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें कि रोज हमें खाने में से विटामिन B1 की कितनी मात्रा मिलनी चाहिए, तो उसमें होता है कि एक एडल्ट मेल जो है उसको 1.2 मिलीग्राम पर डे यानी कि डेली 1.2 मिलीग्राम जितनी मात्रा विटामिन B1 की लेनी चाहिए। इसी प्रकार से एक एडल्ट फीमेल है तो उसमें 1.1 यानी कि 1.1 मिलीग्राम डेली मात्रा विटामिन B1 की उसके खुराक में लेनी चाहिए। इसी प्रकार से जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जो बच्चे को दूध पिलाती हैं, ऐसी जो माताएं होती हैं उनको विटामिन B1 की ज्यादा मात्रा की जरूरत रहती है। तो यह होती है 1.4 मिलीग्राम डेली, यानी कि 1.4 मिलीग्राम विटामिन B1 डेली उनके खुराक के माध्यम से उनको मिलना चाहिए। बच्चों की अगर हम बात करें तो अगर बच्चे छोटे हैं तो उनमें कम मात्रा की जरूरत रहती है। जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इसकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाती है। अब हम बात करेंगे विटामिन B1 जो है, थियामिन की मात्रा अगर हमारे शरीर में कम है, हम खाने में कम ले रहे हैं या फिर हम खाना तो ठीक खा रहे हैं पर अगर हमारे आंतों के द्वारा उसको सही से एब्जॉर्ब नहीं किया जा रहा है या किसी वजह से वह हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में यूरिन के द्वारा निकाल दिया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है हमारे शरीर में जितनी मात्रा में थियामिन होना चाहिए उसकी मात्रा अगर मेंटेन नहीं होती है तो क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। यह जो कंडीशन होती है इसे कहते हैं बेरी-बेरी, यानी कि थियामिन की खामी की वजह से जो रोग होता है उसे कहते हैं बेरी-बेरी। यह दो प्रकार के होते हैं, वेट बेरी-बेरी और ड्राई बेरी-बेरी। जो हमारा शरीर में, जैसे मैंने आपको बताया कि विटामिन B1 की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, ब्रेन के जो सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स है, और वो जो न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ जो कनेक्टेड जिन तंतुओं से होते हैं उनके ऊपर जो माइलिन का जो इंसुलेशन लेयर चढ़ा हुआ होता है वह बनाने में, और जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो इंपल्स होता है वो ट्रांसमिट होता है, ये जो फंक्शंस है उनमें बाधाएं उत्पन्न होती है थियामिन की डेफिशिएंसी की वजह से। तो ये जो दो प्रकार मैंने आपको बताए, वेट बेरी-बेरी और ड्राई बेरी-बेरी। वेट बेरी-बेरी जो है वो कार्डियक रिलेटेड सिम्टम्स दिखाई देते हैं, यानी हार्ट से जुड़े हुए कुछ सिम्टम्स हैं। इसमें दिल की धड़कनें बढ़ जाना, सांस लेने में तकलीफ होनी, और लंबे वक्त के बाद ऐसा होता है हार्ट फेल होने के चांसेस रहते हैं अगर बहुत टाइम तक अगर विटामिन B1 की कमी पाई जाती है तो। इसी प्रकार से जो ड्राई बेरी-बेरी है वह न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस देखे जाते हैं, उसमें ब्रेन से रिलेटेड जो सिम्टम्स है वो दिखाई देते हैं, और साथ ही में जो चेता तंतुएं होती है, जो ब्रेन से जुड़ी हुई जो नसें होती हैं जिनकी वजह से हमारे हाथ पैर में कमजोरी महसूस होती है, मसल में वीकनेस महसूस होती है, और हमारी जो हाथ पैर चलाने की जो क्षमता है वह कम हो जाती है। कई बार हाथ पैरों में सुन्न पड़ने की शिकायतें भी देखी जाती है, और लंबे वक्त तक अगर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होती है तो पैरालिसिस जैसी शिकायतें भी हो सकती है। साथ ही में क्या होता है कि ब्रेन के जो फंक्शंस है वो कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से याद रखने में कोई दिक्कतें आती है, यानी कि मेमोरी लॉस हो सकता है। कुछ जो नई जो मेमोरी बनती है वह नई मेमोरी बनने में दिक्कतें होती है, कुछ पुरानी मेमोरी होती है उनमें कुछ भूल जाना, ऐसी शिकायतें होती है। साथ में हमारा जो कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं, यानी कि हमारा ब्रेन की जो तर्क करने की, मेमोरी के तौर पे कुछ चीजों को याद रखने की जो क्षमता है उनमें भी बाधाएं उत्पन्न होती है, और इस वजह से ब्रेन का जो फंक्शन है वह कॉम्प्रोमाइज होता है। तो थियामिन जो है वो ब्रेन के फंक्शन के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। अब अगर लंबे वक्त तक विटामिन B1 यानी कि थियामिन की अगर डेफिशिएंसी है, लंबे वक्त तक अगर हम विटामिन B1 शरीर में नहीं ले रहे हैं, तो उसकी कमी की वजह से ये जो बेरी-बेरी है वही एक बड़ा रूप ले लेती है, जिसे कहते हैं वर्निक-कोरसकॉफ सिंड्रोम। यह जो है, इसमें जो दो शब्द है वर्निक और कोरसकॉफ, ये दो साइंटिस्ट के नाम है। इसमें ये दोनों साइंटिस्ट ने इस पे स्टडी की और इन्होंने पता लगाया कि किस प्रकार से थियामिन जो है ब्रेन के फंक्शंस को कॉम्प्रोमाइज करता है, ब्रेन में कुछ दिक्कतें उत्पन्न करता है। तो उसकी वजह से ये जो बीमारी है उसे वर्निक कोरसकॉफ सिंड्रोम कहा जाता है। ये जो वर्निक कोरसकॉफ सिंड्रोम जो है उसमें क्या होता है कि लंबे वक्त तक विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से शरीर के जो मेन फंक्शंस है,
थिंकिंग हो गया, रीजनिंग हो गया, कुछ चीज़ों को याद रखने के लिए मेमोरी स्टोर करने का जो काम हो गया, इन सभी में दिक्कत होता है। तो व्यक्ति जो होता है उनमें क्या होता है, सिम्टम्स दिखाई देते हैं, व्यक्ति कंफ्यूज सा रहता है, उसको याद करने में दिक्कत होती है, बार बार वो चीज़ें भूल जाता है। तो इस वजह से कई बार क्या होता है कि कुछ तर्क लगाने वाली चीज़ें होती हैं, उनको कुछ छोटे मोटे पजल सॉल्व करने के लिए देते हैं, तो उसमें भी उन लोगों को ज़्यादा टाइम लगता है, या कई बार छोटे मोटे आसान से पजल होते हैं पर वह सॉल्व नहीं कर पाते। साथ ही में जो हमारे जो ब्रेन में जो मेमोरी बनाने का काम है, मेमोरी को स्टोर करने का काम है, कुछ पुरानी मेमोरी भी कम हो सकती है, कुछ अभी जो नया याद रखने की कोशिश करते हैं उसमें भी दिक्कतें देखी जाती हैं। इस प्रकार से ब्रेन के फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है वर्निक कोरसकॉफ सिंड्रोम में, जिसमें थियामिन की लंबे वक्त तक डेफिशिएंसी देखी जाती है। तो इस प्रकार से ये जो बेरी है, जो शुरुआती दौर में जो मैंने आपको बताया वेट बेरी और ड्राई बेरी, इसी प्रकार से यह लंबे वक्त के बाद ये एक वर्निक कोरसकॉफ सिंड्रोम जो है उसका रूप ले लेता है, और उसमें ब्रेन में काफी ये दिक्कतें देखी जाती है। विटामिन B1 डेफिशिएंसी के साथ साथ हमें एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे एक और समझनी होगी, अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल जो है वह विटामिन B1 की डेफिशिएंसी के साथ जुड़ी हुई चीज है। जो लोग लंबे वक्त तक ज्यादा अल्कोहल ले रहे हैं, लंबे वक्त तक दारू पी रहे हैं, उन व्यक्ति में क्या होता है, उनके जो आंतड़ों का अंदर का जो लेयर होता है वह डैमेज हो जाता है। वह डैमेज होने की वजह से अगर हम जो भी खाना खाते हैं उसमें भले ही विटामिन B1 की अच्छी खासी मात्रा हो, फिर भी वह विटामिन B1 जो है हमारे आंतड़ों के द्वारा अच्छे से सोखा नहीं जाता, अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। इसकी वजह से भी विटामिन B1 की कमी होती है। तो लंबे वक्त तक जो अल्कोहल ले रहे हैं उनमें इस प्रकार से विटामिन B1 की डेफिशिएंसी देखी जाती है। साथ ही में जो लोग लंबे वक्त तक अल्कोहल ले रहे हैं उनका खाने पीने का सिस्टम होता है वो रेगुलर नहीं होता। खाने पीने में जो हमें तरह तरह की वैरायटी वाला खाना खाना होता है, हरी सब्जियां फल फ्रूट वगैरह खाना होता है, वो भी ठीक से नहीं खा पाते, और टाइम पर खाना ना खाने की वजह से भी जो खुराक खाते हैं उसमें विटामिन B1 की मात्रा कम होने के चांसेस अल्कोहल लेने वाले पेशेंट्स में ज्यादा होता है। साथ ही में अल्कोहल पीने वाले जो व्यक्ति हैं उनमें जो ये थियामिन का जो मेटाबॉलिज्म है वह भी बढ़ जाता है। इस वजह से जो थियामिन शरीर में ले लिया गया है वह थियामिन जल्दी से यूज हो जाता है, और कुछ हद तक ऐसा कहा जाता है कि जो अल्कोहल जो है, जो व्यक्ति लंबे वक्त तक अल्कोहल ले रहे हैं उनमें ये जो अल्कोहल जो है वह थियामिन को शरीर में से जल्दी से मेटाबोलाइज करके एक्सक्रीट करके शरीर में से तेजी से बाहर निकाल दिया जाता है। यह भी कुछ स्टडी में देखा गया है। तो अल्कोहल लेने वाले व्यक्ति जो है उनमें विटामिन B1 जो है उसकी मात्रा ज्यादातर कम देखी गई है। तो इस प्रकार से अल्कोहलिक जो पेशेंट्स हैं वो और विटामिन B1 डेफिशिएंसी जो है यह साथ साथ ज्यादातर लोगों में देखी जाती है। और यही जो अल्कोहल जो है वह लेने वाले जो व्यक्ति होते हैं लंबे टाइम तक विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होती है, और फिर यही एक बड़ा रूप ले लेती है जिसे मैंने आपको बताया वर्निक कोरसकॉफ सिंड्रोम कहते हैं। तो इस प्रकार से अल्कोहल, थियामिन और जो ये डिसीज है वर्निक कोरसकॉफ सिंड्रोम, ये तीनों चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। और ज्यादातर जो भी पेशेंट में थियामिन डेफिशिएंसी यानी कि B1 डेफिशिएंसी पाई जाती है उसमें कहीं ना कहीं अल्कोहल जुड़ा हुआ होता है, यह देखा गया है। बाकी जनरली जो लोग बाग खाना खाते हैं उसमें से विटामिन B1 की इतनी कमी होने के चांसेस नहीं रहते हैं। अब साथ ही में हम लोग बात कर लेते हैं वो कौन लोग हैं जिनको विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होने के रिस्क ज्यादा रहता है। तो उसमें मैंने जैसे आपको बताया कि जो लोग लंबे वक्त से दारू पी रहे हैं उनमें विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होने के चांसेस रहते हैं। HIV वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होने के चांसेस रहते हैं। साथ ही में वो लोग जिनमें आंतड़ों की बीमारियां होती है, जिसकी वजह से आंतड़ों में कुछ ना कुछ खामियां हो जाती है, और उसकी वजह से जो हम खाना खाते हैं उसमें से विटामिन B1 जो है वो अच्छी मात्रा में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। इसकी वजह से भी विटामिन B1 यानी कि थायमिन की कमी देखी जा सकती है। साथ ही में कुछ अगर ऐसे पेशेंट्स की हम बात करें तो वो होते हैं कि कुछ लोग जो बार बार उपवास करते हैं, ज्यादा उपवास करते हैं, या फिर जो लोग काम की वजह से या कोई और चीज की वजह से भूखे रहते हैं, उनकी वजह से भी उन लोगों में विटामिन B1 की डेफिशिएंसी देखी जाती है। साथ ही में जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, वैसी लेडीज हैं, उनमें भी विटामिन B1 की ज्यादा मात्रा लेने की आवश्यकता रहती है। पर अगर वह खाना में अगर विटामिन B1 की मात्रा नहीं ले पाती है तो उनमें भी विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होने के चांसेस हो जाते हैं। और इसी प्रकार से जो बच्चा जो पैदा होता है उसमें भी शुरुआती दौर में ही विटामिन B1 की डेफिशिएंसी देखी जा सकती है। साथ ही में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें बेरियाट्रिक सर्जरी की गई होती है। बेरियाट्रिक सर्जरी क्या होती है? जो लोग ज्यादा मोटे होते हैं उनमें आजकल एक सर्जरी करवाई जाती है, वह होती है बेरियाट्रिक सर्जरी। उस सर्जरी में क्या करते हैं, हमारी जो ओजड़ी होती है जहाँ पे हम खाना खाते हैं वो शुरू में स्टोर होता है, वो जो ओजड़ी है उसका हिस्सा कुछ हिस्सा काट के ओजड़ी को छोटा कर दिया जाता है ताकि हम थोड़ा सा खाना खाते हैं और वो ओजड़ी बढ़ जाती है, और हम आगे खाने के लिए हमारा जो ब्रेन का जो सेंटर होता है जिसे एपेटाइट सेंटर कहते हैं वो हमारी भूख को मिटा देता है। तो इस प्रकार से हमारी डाइट
कम हो जाती है। तो यह जो सर्जरी जिन लोगों में की गई होती है वह लोग कम खाना खाते हैं और उस वजह से उनमें भी विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी देखी जा सकती है। इसी प्रकार से कुछ जो किडनी के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें अगर डायरेटिक्स दी जा रहे हैं, डायरेटिक्स एक प्रकार की दवाइयाँ होती है जो ज़्यादा यूरिन बनाती है, तो ये जो डायरेटिक्स जिनकी ट्रीटमेंट चल रही है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन बनता रहता है, तो उस वजह से भी ये जो विटामिन बी वन जो है वाटर सॉल्युबल होने की वजह से ज़्यादा मात्रा में शरीर में से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनमें डायरेटिक्स मेडिसिन चल रही है उनमें भी विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी होने के चांसेस रहते हैं। तो इस प्रकार से हाई रिस्क वाले कौन कौन लोग हो गए, HIV के पेशेंट्स, फिर अल्कोहल लेने वाले लंबे वक्त से जो अल्कोहल ले रहे हैं वो लोग, जो प्रेग्नेंट लेडीज है वे, जो लोग बच्चे को दूध पिला रही है ऐसी महिलाएं, साथ ही में जिनमें आंतड़ों में किसी को बीमारियां हैं, आंतड़ों की बीमारियां हैं जिनकी वजह से ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है विटामिन बी वन। इसी प्रकार से जो कुछ व्यक्ति हैं जो डायरेटिक्स मेडिसिन ले रहे हैं उनमें भी इस प्रकार से विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस प्रकार से बेरी बेरी के पेशेंट्स या फिर वर्निक-कोर्सकोफ सिंड्रोम जो है, यह जो पेशेंट्स हैं उनकी कंडीशन इंप्रूव करने के लिए क्या किया जाता है, तो इनकी कंडीशन इंप्रूव करने के लिए विटामिन बी वन के सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल है, दवाइयों के रूप में और इंजेक्शन के रूप में ये अवेलेबल है और उस प्रकार से ट्रीटमेंट में ये दिए जाते हैं। साथ ही में क्या होता है कि जिस प्रकार से खाने में कमी की वजह से अगर विटामिन बी वन डेफिशिएंसी हुई है तो साथ में और भी जो विटामिन है उनकी भी डेफिशिएंसी पाई जाती है, तो ऐसे केस में मल्टीविटामिन वगैरह दिए जाते हैं। अगले वीडियो में हम इसी प्रकार से एक और विटामिन के बारे में जानेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों में चैनल शेयर करें। नमस्कार।